माइथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह के कल्चर को डिफाइन करने के लिए और इसी तरह माइथोलॉजीज ने इंस्पायर किया है कई सारे क्रिएटर्स को अपनी फिल्मों, कहानियों और गेम्स में अपनी एक अलग माइथोलॉजी बनाने के लिए, जिन्हें फिक्शनल माइथोलॉजी कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 फिक्शनल माइथोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द कथुलू माइथोस। द कथुलू माइथोस को क्रिएट किया था अमेरिकन कॉस्मिक हॉरर राइटर H.P. लवक्राफ्ट ने, जिन्होंने इसे अपने कई सारे वर्क जैसे कि द कॉल ऑफ कथुलू और एट द माउंटेन ऑफ मैडनेस में भी डिनोट किया है। इस माइथोलॉजी में कई सारे और राइटर्स ने भी ऐड किया है H.P. लवक्राफ्ट के मरने के बाद, और इस माइथोलॉजी का नाम द कथुलू माइथोस को कॉइन किया था ऑगस्ट दरिथ ने, जो कि H.P. लवक्राफ्ट के सहकर्मी थे। अब ये माइथोलॉजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें इतने सारे गॉड्स हैं कि उनका ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इसे हम छोटा कर दें तो इस माइथोलॉजी के सेंटर में है द गॉड एज़ोथोथ। वो इस पूरे यूनिवर्स के सेंटर में है और उसे द ब्लाइंड और इडियट गॉड भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा कथुलू माइथोस का जो यूनिवर्स है वो एज़ोथोथ का एक सपना है कि एज़ोथोथ सो रहा है, तो अगर एज़ोथोथ जाग गया तो ये यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे सुलाए रखने के लिए उसके मंद बुद्धि नौकर उसके आसपास नाच गाना कर रहे हैं, यानी कि पाइपिंग और डांसिंग कर रहे हैं ताकि वो सोया रहे। और इस यूनिवर्स के जो गॉड्स हैं वो असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन मॉन्स्टर्स हैं जो कि अर्थ से बहुत दूर वाली गैलेक्सीज में रहते हैं। और एट सम पॉइंट ये गॉड्स अर्थ पर आए और यहाँ पर उन्होंने अपना सिविलाइजेशन स्टैब्लिश किया। इनमें से एक था कथुलू, जिसके ऊपर इस मैथोलॉजी का नाम है। कथुलू अर्थ पर आया और उसने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया, द सिटी ऑफ रेलियर। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और ये लोग जो कि अर्थ पर आके अपना सिविलाइजेशन स्टैब्लिश करते थे, इन्हें कहा जाता था द ग्रेट ओल्ड वन। पर एक अननोन कैटाक्लिज्मिक इवेंट की वजह से ये सभी ग्रेट ओल्ड वंस इंक्लूडिंग कथुलू समुद्र के अंदर चले गए और यहाँ पर कैद हो गए। और कथुलू अपने शहर रेलिये के साथ कैद हो गया और अपनी गहरी नींद में चला गया, और तभी से कथुलू को द ग्रेट ड्रीमर भी कहा जाता है। और ह्यूमैनिटी इसी तरह अर्थ पर धीरे धीरे इवॉल्व करती रही और ऐसे जाइजेंटिक एलियंस अर्थ के नीचे रहते गए, ह्यूमैनिटी के बिना नजर में आए। और इसी इवेंट कवर किया है H.P. लवक्राफ्ट ने अपने वर्क द कॉल ऑफ कथुलू में। स्टीफन किंग वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर हॉरर राइटर हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, जैसे कि इट, द पेट सिमेट्री, द शाइनिंग और द डार्क टावर सीरीज। और अगर आप इन्हें इनकी बुक्स से नहीं जानते तो आपने इन बुक्स पर बेस्ड मूवीज तो देखी होंगी, पर क्या आप जानते हैं कि स्टीफन किंग के सारे वर्क एक बहुत बड़े मल्टीवर्स में कनेक्टेड हैं और ये मल्टीवर्स एक बहुत ही डीप माइथोलॉजी रखती है। दो ये माइथोलॉजी थोड़ी बहुत क्रिश्चियन माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, स्टिल स्टीफन किंग ने एक बहुत ही इन डेप्थ माइथोलॉजी बनाई है, जिसे उन्होंने अपनी फैंटेसी सीरीज द डार्क टावर में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। चलिए इस माइथोलॉजी को जानते हैं। इस माइथोलॉजी की शुरुआत में कुछ भी नहीं था और सिवाय एक मैजिकल प्रेजेंस जिसे द प्रिम कहा जाता है, या द डार्कनेस बिहाइंड एवरीथिंग। और इसी मैजिकल प्रेजेंस से गान बाहर आता है, जो कि इस यूनिवर्स का क्रिएटर है। उसने सभी यूनिवर्सेस और रियलिटीज को क्रिएट किया है जिनमें इन्हें हम पढ़ते या देखते हैं। गान ने ही द डार्क टावर को क्रिएट किया, जो कि एक लिंच पिन की तरह काम करता है। अगर आप लिंच पिन के बारे में नहीं जानते तो लिंच पिन एक पिन होता है जो कि एक पहिए को एक व्हील कार्ट से जोड़ता है। और इसी तरह डार्क टावर सभी रियलिटीज में एग्जिस्ट करता है, या तो फिजिकल फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में, और वो सभी रियलिटीज को एक साथ बांध के रखता है। द क्रिम्सन किंग, जो कि गान का ऑपोजिट है और इस यूनिवर्स का डेविल फिगर है, उसका एक ही मकसद है कि वो डार्क टावर को नीचे गिरा दे और सभी रियलिटीज को खत्म कर दे। ऐसा भी माना जाता है कि द डार्क टावर असल में फिजिकल मैनिफेस्टेशन है खुद गान का। ये माइथोलॉजी बहुत बड़ी है और इसमें इन्फिनिट वर्ल्ड्स हैं, और इतने बड़े स्पेस का मतलब है इन वर्ल्ड्स के बीच में कुछ स्पेस है, और इन्हीं स्पेस का यूज करके एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड्स में ट्रैवल किया जा सकता है। अब इस यूनिवर्स में एक कीस्टोन अर्थ है जो कि असल में रिफ्लेक्शन है हमारे रियल अर्थ का, यानी कि ये इस अर्थ पर वो इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पर सुपरनैचुरल पावर्स का कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि इट, पेट सिमेट्री जैसे इवेंट्स। अब इस कीस्टोन यूनिवर्स को क्रिएट किया था मैट्यूरिन, जो कि एक बहुत ही विशाल कछुआ है, और वो एक ऐसी प्लेस में रहता है जिसे मैक्रोवर्स कहा जाता है, जो कि ऐसी ही एंटिटीज़ का घर है जिन्हें गान ने बनाया था, और इन्हीं एंटिटीज़ ने गान की हेल्प की थी सभी यूनिवर्स को क्रिएट करने में। तो एक दिन ऐसा होता है कि मैच्यूरिन के पेट में बहुत जोर का दर्द होता है और उसने उल्टी की, जिससे हमारा यूनिवर्स, ये कीस्टोन यूनिवर्स क्रिएट हुआ। और द क्रिएचर इट
यानी पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन, जो कि मेन विलेन था इट नॉवल का, वो भी इसी मैक्रोवर्स का रहने वाला है, और जो कि वो वहाँ से भागकर हमारी यूनिवर्स में आ जाता है। और घान ने ही दोनों मैचुरिन और इट को बनाया, तो ये दोनों भाई हुए। और क्योंकि मैचुरिन कॉस्मिक फोर्स ऑफ क्रिएशन है, तो वो नेचुरल एनिमी है इट का, जो कि कॉस्मिक फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फैंटेसी में एक बेंचमार्क है, और इसे क्रिएट किया था J.R.R. टोल्किन ने, जो कि एक बहुत बड़े लेजेंडेरियम का हिस्सा है, जिसमें इंक्लूडेड है द हॉबिट, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रियोलॉजी और द सिल्मारिलियन। और ये सभी इवेंट्स एक फिक्शनल लैंड में टेक प्लेस करते हैं, जिसका नाम है मिडिल अर्थ। और मिडिल अर्थ की माइथोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ है। ये कुछ हद तक क्रिश्चियन और नॉर्स माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। स्टिल ये माइथोलॉजी अपने आप में ही एक यूनिक प्रेजेंस रखती है। इस माइथोलॉजी के शुरुआत में कुछ भी नहीं था सिवाय एक सेलेस्टियल ओमनीपोटेंट बीइंग इरू, जिसे इरुवितार भी कहा जाता है। इरू ने अपने अकेलेपन में कई सारे एंजेलिक बीइंग्स को क्रिएट किया, जिनका नाम है आइनूर्स। और आइनूर के साथ मिलकर उसने एक ग्रेट म्यूजिक को कंपोज किया, जिसने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया। सभी आइनूर एक साथ गा रहे थे यूनिसन में, सिवाय एक के, मेलकॉर, जो कि इनमें से सबसे महान था ताकत में और बुद्धि में। इसने इरुवितार का विरोध किया और अपने ही अलग टोन में गाना स्टार्ट किया, जिससे एक डिस्कॉर्ड आया उनके रिदम में, और यही डिस्कॉर्ड दुनिया में सभी तरह के दुख और दर्द का कारण बना। इरुवितार ने फिर अर्थ को क्रिएट करने के लिए एक फायर इम्पेरिसेबल को डीप ऑफ टाइम में स्टेट किया, और जो आइन्यूर्स इरुवितार के हॉल को छोड़कर अर्थ यानी आर्डा को क्रिएट करने गए, उन्हें वालार्स कहा जाता है। वालार्स का लिटरल मीनिंग है गॉड्स ऑफ मिडिल अर्थ। यहाँ 14 वालार्स हैं, या 15 अगर आप मेलकॉर को काउंट करते हैं, जिनमें से 7 लॉर्ड्स और 7 लेडीज हैं। सबसे पहले मैनवे इरुवितार का सबसे प्यारा है, और वो असल में मेलकॉर का भाई है, और वो सभी वालार्स का किंग है और गॉड ऑफ विंड्स और क्लाउड है। वार्डा मैनवे की वाइफ है और लेडी ऑफ द स्टार्स है, और वो मिडिल अर्थ में सबसे खूबसूरत है। उल्मो लॉर्ड ऑफ वाटर है और वो अकेला है। अयूल, जो कि आडा के सारे सब्सटेंस पर उसका कंट्रोल है, वो एक स्मिथ है और मास्टर ऑफ ऑल क्राफ्ट्स है। यवाना अयूल की वाइफ है और वो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है। मांडोस, वो कीपर ऑफ द डेड है और वो स्पिरिट्स को समन करता है जो कि बैटल में मर गए हैं, और ये नॉर्स माइथोलॉजी के फ्रेया से ज्यादा रिजेंबल करता है। वो असल में वालार का डूम्समैन है, यानी कि अगर वालार्स को किसी को भी श्राप देना होता है, वो सबसे पहले मांडोस को ही बुलाते हैं। वायरी मांडोस की वाइफ है और वो वीवर है, यानी कि वो मिडिल अर्थ के सभी चीज़ों को सिलती है। यहाँ सिलने से मतलब कपड़े सिलना नहीं, बल्कि मिडिल अर्थ के सभी लाइफ को एक सूत्र में पिरोना है। इर्मो मास्टर ऑफ विजन्स और ड्रीम है। इस्ते इर्मो की वाइफ है, वो हर्ट्स को हील करती है और वो गॉडेस ऑफ स्लीप है। नीना मिडिल अर्थ के फेट के लिए रोती है। तुल्कस चैंपियन है वॉलार्स का, यानी कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। नेसा हंट्रेस है और वो टुल्कस की वाइफ है। ओरोमे लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट है और नेसा का भाई है। वाना ओरोमे की वाइफ है और लेडी ऑफ द फॉरेस्ट है। मेलकॉर मिडिल अर्थ का पहला डार्क लॉर्ड है और वो सभी चीज़ों पर अपना कंट्रोल चाहता है, यानी कि तरह का डेविल फिगर है। वालार के अलावा और भी कई सारे एंजेलिक बींग्स हैं जिन्हें मायार्स कहा जाता है, और वो वालार्स को सर्व करते हैं, यानी उनके नौकर हैं। कुछ वालार्स जो कि मेलकॉर की सर्विस में चले गए, वो बैलरॉक्स बन गए, यानी कि डीमन। सॉरॉन, जो कि मेन विलन है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज का, वो भी एक मायार है, और वो पहले अयूल का मायार था, फिर बाद में वो मेलकॉर की सर्विस में आया और वो उसका लिeutenant बन गया आर्मी में। His malice and his will to dominate all life. One ring to rule them all. हेलो एक मिलिट्री साइंस फिक्शन फर्स्ट पर्सन शूटर गेम फ्रेंचाइज है, जिसे डेवलप किया है 343 इंडस्ट्रीज ने और पब्लिश किया है माइक्रोसॉफ्ट। जब हेलो रिलीज हुआ था 15 नवंबर 2001 में, तो वो अपने आप में एक वर्ल्ड फिनोमिनन था, और अगर आप भी 2000 किड हैं तो आपके लिए हेलो एक नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस होगा। और इसीलिए आज तक अपने रिलीज के 20 साल बाद भी हेलो एक एपिक फ्रेंचाइजी है, और उतनी ही एपिक है हेलो की माइथोलॉजी। हेलो की माइथोलॉजी आम माइथोलॉजी की तरह फैंटेसी जॉनरा में नहीं, बल्कि साइंस फिक्शन जॉनरा में फॉल करती है, और इसीलिए ये अपने आप में बहुत यूनिक है। हेलो माइथोलॉजी करोड़ों साल पुरानी है। तब एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन, जिन्हें द प्रीकर्सर्स कहा जाता है, वो गैलेक्सी पर कंट्रोल करते थे। उन्होंने गैलेक्सी में कई सारे लाइफ फॉर्म्स और स्पीशीज को क्रिएट किया है, जैसे कि ह्यूमंस और फोररनर्स। प्रीकर्सर एक मेंटल रखते थे, मेंटल यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गैलेक्सी के गवर्नेंस और गाइडेंस की।
वो ये मेंटल एक वर्दी रेस को पास करना चाहते थे जिसके लिए उनकी इनिशियल सिलेक्शन थी द फोर रनर्स, पर उनका विचार बदल गया और उन्होंने ह्यूमैनिटी को इसके लिए चुना। और फोर रनर्स को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई ऑब्वियसली, और प्रीकर्सर्स के अगेंस्ट हो गए और उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। इस लड़ाई में उन्होंने लगभग सभी प्रीकर्सर्स को मार दिया। कुछ प्रीकर्सर्स जो बच गए उन्होंने खुद को एक डस्ट में बदल लिया ताकि आगे चल के फ्यूचर में उन्हें दोबारा से बनाया जा सके। लेकिन स्पेस में डस्ट बन के रहना लाखों सालों तक आसान बात नहीं है और इसीलिए वो करप्ट हो गए और एक नई स्पीसीज में बदल गए जिन्हें द फ्लड कहा जाता है। फ्लड एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि सेंटियल लाइफ फॉर्म पर ब्रीड करता है, यानी कि बायोमास, जो कि ह्यूमंस और बाकी एलियन स्पीसीज ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और वो एक बार किसी प्लैनेट पर इन्फेक्ट कर लिए तो वो बहुत जल्दी उस पूरे प्लैनेट पर स्प्रेड हो जाते हैं और उन्हें मारना लगभग नामुमकिन है। उन्हें मारने का सिर्फ दो ही तरीका है, या तो उस पूरे प्लैनेट को स्टेरलाइज कर दे यानी कि एक प्लाज्मा गन से उस पूरे प्लैनेट को ही उड़ा दे, या फिर उनके फूड को ही खत्म कर दिया जाए। प्रीकर्सर्स को हराने के बाद फोर रनर्स ने मेंटल अपने लिए ले लिया और पूरे गैलेक्सी के डोमिनेटिंग सिविलाइजेशन बन गए। वो अपनी मनमानी से ही बाकी स्पीसीज के एवोल्यूशन और डेवलपमेंट में इंटरफेयर करने लगे। मीनवाइल ह्यूमैनिटी अलग अलग प्लैनेट्स पर अपनी कॉलोनीज बसा रही थी और इवेंचुअली ह्यूमैनिटी फ्लड के कांटेक्ट में आ गई और उसके कांटेक्ट में आते ही उनके कई सारे कॉलोनीज फ्लड से इन्फेक्ट होकर बर्बाद हो गई और तभी शुरू हुआ ह्यूमन फ्लड वॉर। ह्यूमैनिटी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए ह्यूमैनिटी अलग अलग इन्फेक्टेड प्लैनेट को स्टेरलाइज करना स्टार्ट कर दिया। ह्यूमैनिटी के इस एग्रेसिव एक्सपेंशन को देखकर फोर रनर्स को लगा कि ह्यूमैनिटी मेंटल को वायलेट कर रही है और इसीलिए फोर रनर्स ने ह्यूमैनिटी के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दिए और इससे शुरू हुआ द ह्यूमन फोर रनर वॉर। ह्यूमैनिटी को दो फ्रंट पर वॉर लड़ना था, एक तरफ फोर रनर से और दूसरी तरफ फ्लड से, और इसलिए ह्यूमैनिटी वॉर हार गई और उन्हें वापस अपने होम प्लैनेट अर्थ पर आना पड़ा और लाइफ को दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। इसके बाद फोर रनर्स को पता चला कि फ्लड ने उनके भी कई सारे कॉलोनीज और प्लैनेट्स को इन्फेक्ट कर रखा है और वो लगातार 300 साल तक फ्लड्स के साथ स्ट्रगल में रहे और कई सारे कॉलोनीज को खो दिया। जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा तब फोर रनर्स ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करने का सोचा, जो था फ्लड को भूखे मार देना, और इसीलिए उन्होंने बनाया द हेलो रिंग्स। अब हेलो रिंग्स असल में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन वो गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय नहीं करते, यानी वो मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि बायोमास को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि सारे सेंटियल लाइफ फॉर्म्स। लेकिन हेलो रिंग्स को फायर करने से पहले फोर रनर्स ने सभी स्पीसीज का डीएनए फॉर्म्स को ले लिया ताकि वो दोबारा गैलेक्सीज में लाइफ को स्टार्ट कर सके, और उन्होंने फ्लड्स के भी सैंपल ले लिए ताकि फ्यूचर में उन पर रिसर्च करके उनका क्योर बनाया जा सके। फोर रनर्स ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी को पास ऑन कर दी और गैलेक्सी में दोबारा से लाइफ को स्टार्ट करने के बाद एक सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल में चले गए। गैलेक्सी में लाइफ दोबारा से स्टार्ट हुई और करीब 25,000 साल बाद हेलो गेम के इवेंट स्टार्ट हुए, जिन्हें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। द एल्डर स्क्रॉल गेम सीरीज एक्शन एडवेंचर रोल प्लेइंग वीडियो गेम सीरीज है जिसे बेथेस्डा गेम्स ने डेवलप किया है, और जितना मजेदार ये गेम है उतनी ही ज्यादा मजेदार इसकी माइथोलॉजी है। इस यूनिवर्स के क्रिएशन के वक्त दो बेसिक और अपोजिट फोर्सेस थी, द फोर्स ऑफ ऑर्डर यानी अनु और द फोर्स ऑफ केओस यानी पैदोमे। जब ये फोर्सेस इंटरैक्ट करती हैं तब इनसे गॉड्स बनते हैं। कुछ गॉड्स अनु अलाइंड थे यानी ऑर्डर के साइड और उन्हें एद्रा कहा जाता है, और जो गॉड्स पैदो में अलाइंड थे यानी कि केओस के साइड उन्हें देद्रा कहा जाता है। इन्हीं एद्रा और देद्रा ने मिलकर एल्डर स्क्रॉल्स का यूनिवर्स क्रिएट किया। एक देद्रा लोखान जो कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन है खुद पैदोमे का, उसने एद्रा को एक प्लान बताया एक नए रियम का क्रिएशन का जिसका नाम होगा मंडस। सभी एद्रा इस प्लान को मान गए और उन्होंने इस नए रियम के क्रिएशन के लिए एक साथ काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने अर्थ को बनाया जिसे नेरिन कहा जाता है, और मून और बाकी अलग प्लैनेट्स को भी, और मंडस देद्रा के रियम ओब्लिवियन पर फ्लोट करता है। लेकिन जल्द ही एद्रा को लोखान के प्लान के बारे में पता चला कि एद्रा धीरे धीरे अपने फिजिकल फॉर्म और पावर को खो रहे हैं मंडस को क्रिएट करते वक्त, लेकिन अब बहुत लेट हो चुकी थी और मंडस क्रिएट हो चुका था। एक एद्रा मैग्नस ओब्लिवियन के रियलिटी को फाड़ते हुए मंडस से बाहर निकल गया जिससे सन बना, और उसके बाद उसके फॉलोअर्स उसके पीछे पीछे गए जिससे स्टार्स बने, और इसी से मैजिक मंडस में फ्लो कर रहा और एल्डर स्क्रॉल के यूनिवर्स में आया। आठों एद्रा ने अपने आप को पूरी तरह या अपने आप का कुछ पार्ट सैक्रिफाइस किया अर्थ को जीवन देने के लिए, और इन्हीं आठों को द 8 डिवाइन्स कहा जाता है एल्डर स्क्रॉल यूनिवर्स में। एद्रा और देद्रा दोनों मिलकर यूनिवर्स में ऑर्डर और केओस बनाए रखते हैं और यूनिवर्स को बैलेंस रखते हैं। दोनों एद्रा और देद्रा को पूरे टेमरियल जहाँ पर एल्डर स्क्रॉल के इवेंट्स होते हैं वहाँ पर वर्शिप किया जाता है।
अगर गॉड्स और पैंथियन की बात करें तो पूरे टेमरियल में हर रेस का एक अलग पैंथियन है, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे द इम्पीरियल पैंथियन के बारे में, यानी द 9 डिवाइंस। 9 डिवाइंस हैं एकातोस जो कि ड्रैगन गॉड ऑफ टाइम है और वो पूरे पैंथियन का चीफ गॉड है, एकरे जो कि गॉड ऑफ लाइफ एंड डेथ साइकिल है, डेबला जो कि गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव है, जुलियानोस जो कि गॉड ऑफ विजडम और लॉजिक है, कायनारेथ जो कि गॉडेस ऑफ एयर, विंड और स्काई और एलिमेंट्स है, मारा गॉडेस ऑफ लव, कंपैशन और मदर गॉडेस है, स्टेंडार गॉड ऑफ मर्सी, जस्टिस, चैरिटी और लक है, जेनिथार गॉड ऑफ वर्क और कॉमर्स, और द 9th डिवाइन है टालोस। टालोस असल में एक इंसान था, लेकिन उसने पूरे टैमरियल को इकट्ठा किया और एम्परर सेप्टियम बना, और उसकी मौत के बाद वो मैन गॉड टैलोस बना, जिसे ब्रेवरी और करेज के लिए पूजा जाता है। तो ये थी हमारी 5 फिक्शनल माइथोलॉजी की लिस्ट। ऐसी और भी कई फिक्शनल माइथोलॉजीज है जिन्हें हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, और इन पीछे बताई गई माइथोलॉजी पर एक डीप एनालिसिस वीडियो बनाएंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए और ऐसे और भी कई अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपनी फेवरेट माइथोलॉजी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ में ये सजेस्ट करें कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर इस वीडियो में बताए गए वीडियो गेम्स के आपको गेम प्ले देखने हैं तो इस चैनल को जरूर विजिट करें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।